नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका संविधान की क्लास में स्वागत है। मैं विनोद कुमार ज्ञानोदय कोचिंग से आप लोगों को भारत का संविधान पढ़ा रहा हूं। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाग 1 बताया। आज मैं भाग 2 पे चर्चा करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जो लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिएगा। आपका इस क्लास में एडमिशन हो जाएगा, और इसमें आपको कोई फीस देना नहीं। इस क्लास में बस आपको लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है, यही फीस है। मैं आज आप लोगों को भाग 2 बताने वाला हूं। भाग 2 में क्या है और कितने अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, आज मैं यही समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए भाग 2 में है क्या। भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। उसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं, 5 से लेके 11 तक 7 अनुच्छेद हैं। उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है यही मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि जब भारत का क्षेत्र बन गया भाग 1 में, अब ये हुआ कि अब इसमें किसको नागरिक माना जाए। तो भारत में अब जो नागरिक जो मानेंगे, अब व्यक्ति को ही मानेंगे, न कि पशु पक्षी को मानेंगे, पेड़ पौधों को मानेंगे। तो जब भी माना जाएगा नागरिक, व्यक्ति को ही माना जाएगा। तो भारत देश में 2 प्रकार के व्यक्ति थे। व्यक्ति 2 प्रकार के थे। एक को कहा गया नागरिक, और एक दूसरे व्यक्ति विदेशी। ये 2 प्रकार के व्यक्ति इस देश में थे। अब इसमें व्यक्ति को ही नागरिक बनाना है। तो नागरिक, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नागरिक शब्द सबसे पहले अरस्तु ने प्रयोग किया था। नागरिकता का, नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। और नागरिकता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता है भारत में, तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता है। और इसमें दोहरी नागरिकता नहीं है। तो दोहरी नागरिकता जो अमेरिका में है, जैसे वहां पे किसी मतलब उस देश की नागरिकता और प्लस जो है स्टेट की नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ एकल नागरिकता है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता है। आपका जो जिस स्टेट में है उस स्टेट से नहीं मतलब है, सिर्फ आप भारत के वासी हैं, यही आपकी भारत की नागरिकता है। तो हम आपको बता रहे थे व्यक्ति को ही नागरिकता मिलेगी। तो किसको नागरिक माना जाए और किसको विदेशी माना जाए। तो नागरिक वही है जो मूल निवासी है भारत का, वही नागरिक है और उसी को नागरिकता मिलेगा। और जो दूसरे प्रकार के विदेशी हैं, जो दूसरे देश के यहां रह रहे हैं, तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, खा सकते हैं, कमा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये भारत के नागरिक नहीं होंगे। और भारत के नागरिक होने के लिए कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जिसको ये प्राप्त है वो भारत का नागरिक है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार इसके बाद पढ़ेंगे हम, जो 12 से 35 तक है। लेकिन
उन मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार जो सिर्फ नागरिक और सिर्फ नागरिक को दिया गया है, विदेशी को वो प्राप्त नहीं है। बस यहीं से आपका बंटवारा है कि नागरिक जो होगा उसको कुछ अधिकार और विशेषाधिकार मिला होगा। जैसे मौलिक अधिकार में कुछ अनुच्छेद हैं, कुल 5 अनुच्छेद हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद बहुत शार्ट में हम आपको समझाएंगे, विस्तृत नहीं ले जाएंगे, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार जो आपके मौलिक अधिकार है मूल संविधान में। अब मौलिक अधिकार जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन इसमें शार्ट में समझ लीजिए कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये कुछ मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि धर्म, लिंग, वंश, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि लोक नियोजन में समता का अधिकार। अगर कोई नौकरी है कर रहा है तो उसको समता का अधिकार है, बराबर का अधिकार दिया जाएगा। और अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी। इसमें जो है आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। आपका जो धरना प्रदर्शन होता है शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 के तहत है। और प्रेस की आजादी, मीडिया की आजादी, ये सब अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 के तहत आता है। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में आता है। और अनुच्छेद 30 में है संस्कृति और शिक्षा, मतलब कि शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, उसमें अपने धर्म के बारे में पढ़ा लिखा सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में ये है। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक कौन है ये आप जान लीजिए। अब इतना समझ लीजिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले हैं। और कुछ अधिकार जो विशेष अधिकार है, जैसे आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, अगर भारत के नागरिक हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको यह अधिकार। अब किसको नागरिक माना जाएगा अभी आपको बाद में समझाते हैं। और उप राज्यपाल का चुनाव, विधायक का चुनाव, संसदीय का चुनाव आप लड़ सकते हैं अगर भारत के आप नागरिक हैं। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि नागरिकों को ये 5 अनुच्छेद, मतलब कि ये जो 5 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे कर देना और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपके कर्तव्य हैं। ये आप भारतीय नागरिकों का एक कर्तव्य है। और विदेशी में भी 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक विदेशी मित्र और एक विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे हैं जो भारत देश के साथ उसकी मित्रता है, वहां के उस देश के लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, घूम सकते हैं और इनको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, ये अपना यहाँ जी खा भी सकते हैं। लेकिन इनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, न राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, न वोट डालने का अधिकार होगा। ये इनको सिर्फ जीने खाने का अधिकार है। यहाँ पे ये विदेशी और नागरिक में यही अंतर है।
और जो विदेशी शत्रु हैं, विदेशी शत्रु जान ही रहे कौन है, वो वहां के नागरिक यहाँ पे नहीं रह सकते। तो विदेशी शत्रु के नागरिक यहाँ पे नहीं रह सकते। तो हम इतना आपको बता दिए कि नागरिक और विदेशी मतलब भारत देश में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, इनको व्यक्ति कह सकते हैं, और जिनको मौलिक अधिकार विशेषाधिकार मिला है उनको हम नागरिक कह सकते हैं। अब हम आते हैं आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको समझाते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 11 में क्या है, 5 से लेके 11 तक। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं कि किसको भारत का नागरिक माना जाए और कब से माना जाए। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ उस समय जो व्यक्ति था वो भारत का, जब संविधान लागू हुआ उस समय से जो व्यक्ति थे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और इसके बाद क्या है कि अगर 26 जनवरी 1950 को नहीं, अगर उसके बाद जन्मा है तो वो भी भारत का नागरिक होगा। अगर उसके में दादा दादी, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भी भारतीय है तो भारत का नागरिक। अब इसके बाद संविधान के प्रारंभ में ही यह है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जन्म संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर हुआ है तो भारत का नागरिक वो है। उसमें माता पिता, दादा दादी मतलब वंश से कुछ मतलब नहीं है, वो भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, 19 जुलाई 1948 के समय आया है, 19 जुलाई 1948 के समय आया है, तो वो भारत का नागरिक और निवास करने लगा है तो भारत का नागरिक होगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया है तो उसके लिए है प्रोसेस की 6 महीना रह के उसको पंजीकरण कराना होगा, तब वो भारत का नागरिक होगा। पाकिस्तान जाने वाले, अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता। तो भैया जब देश का बंटवारा हुआ तो जब कंडीशन बन गया कि अब बंटवारा हो ही जाएगा, और तो कुछ जो है 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए पहले से ही। तो जो 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए लेकिन भारत नहीं आए, और कुछ उसमें से जो भारत आ गए 1 मार्च 1947 के पहले जो भारत मतलब पाकिस्तान गए और भारत नहीं आए तो भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन जो वापस आ गए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, वो भारत के नागरिक होंगे बशर्ते उनके दादा दादी, माता पिता या कोई भी यहाँ पर भारत का नागरिक हो। तो ये आपका अनुच्छेद 7 कहता है। तो ये अनुच्छेद 6 और 7 परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति जो थी उसके हिसाब से जल्दबाजी में बना दिया गया था
कि भैया तुम पाकिस्तान से आए हो तो भारत के नागरिक होगे, लेकिन ये शर्त है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हो तो भारत के नागरिक हो, अगर उसके बाद आ रहे हो तो 6 महीना रह के पंजीकरण कराना होगा, और तुम्हारे मतलब कि दादा दादी माता पिता में से कोई भी भारतीय है तो आप भारत के नागरिक हैं। तो उस समय की परिस्थिति जो थी बंटवारे की, तो उस समय की परिस्थिति अनुच्छेद 6 और 7 हो गया था। और अनुच्छेद 8 में है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। तो जो विदेश में हैं और भारतीय मूल के हैं उनके भी बच्चों को नागरिकता मिल सकती है। मतलब भारतीय था और विदेश में रहने लगा है, अगर वहां उनका बच्चा जन्म लिया है, अगर वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो जैसे आप समझ लीजिए जब स्वतंत्रता मतलब भारत की आजादी के लिए कितने जो है बाहर भी चले गए थे, अपना आंदोलन विदेश से भी चला रहे थे, तो जो वहीं पे बस गए क्या उनके बच्चों को जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? तो उसके लिए ये प्रावधान बनाया गया है कि अनुच्छेद 8 में कि जो विदेश में रह रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं, अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो भारत के नागरिक बन सकते हैं, यह अनुच्छेद 8 में कहा गया है। और अनुच्छेद 9 में है भारतीय नागरिकता की समाप्ति। आपका ये नागरिकता है 5 से लेके 8 तक, और 9 में आपकी समाप्ति की बात कही गई है। तो भारत की नागरिकता समाप्त आपकी कैसे हो सकती है? इसमें 3-4 बिंदु हैं, 5 बिंदु हैं। इसमें सबसे पहले है कि भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है जब आप अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, और भारतीय नागरिकता का जैसे अन्य देश में नागरिकता प्राप्त कर लेंगे या भारत की नागरिकता को त्याग देंगे तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या सरकार द्वारा नागरिकता आपकी छीन ली जाए तब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या 7 साल सरकार से बिना बताए आप 7 साल अगर देश से बाहर हैं, बिना बताए बाहर हैं, बिना पासपोर्ट वीजा के बाहर हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। और कोई महिला विदेशी पुरुष से अगर शादी कर लेती है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 10 में आते हैं। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आप भारत के नागरिक हैं, इस अधिकार से आप बने रहिए, और अगर आप कुछ उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कि आप भारत के नागरिक हैं, जो नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है उसको मानिए, नहीं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। और अनुच्छेद 11 में यह कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियम करना। तो मतलब जो है नागरिकता पर जो कानून बनाएगा वो संसद को अधिकार है। और एक भी जान लीजिए कि संसद के किस मंत्रालय के पास है नागरिकता का नियम बनाने का, नियम और कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। संसद के गृह मंत्रालय के पास ये नियम कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता के लिए, किसको नागरिकता दी जा सकती है और किससे नागरिकता छीनी जा सकती है। और ये अनुच्छेद 11 में है। इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। तुरंत हम इसका रिवीजन मान लेते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की मतलब पाकिस्तान जाने और पुनः भारत आने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता। अब विदेश में रहने वाले अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए अधिकार का नियम कानून बनाना। ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया
और इसमें अब तो ये परिस्थिति के अनुसार था कि ये जब संविधान लागू हुआ तो भाई किसको नागरिक माना जाए, और जब ये परिस्थिति के अनुसार कि जब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ किसको भारत का नागरिक माना जाए, जो आ गया वो आ गया, जो चला गया वो चला गया। इस हिसाब से 6 और 7 है, और 8 में विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को ये आप समझ रहे हैं, और भारतीय नागरिकता समाप्ति अनुच्छेद 9 में ये समझ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, और उसमें किसको नागरिक माना जाए और किसको नागरिक ना माना जाए। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरह से नागरिकता अर्जित करने की बात कही गई है, और 3 तरह से नागरिकता समाप्ति की बात कही गई है। अब मैं आपको नागरिकता अधिनियम 1955 बताने वाला हूं। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक वो तो परिस्थिति के अनुसार था, लेकिन इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। इसमें जो है बताया गया कि 5 प्रकार से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, और 3 प्रकार से आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है, जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें नागरिकता अर्जन मतलब स्वीकार किसको मिल सकता है, नागरिकता अर्जन की बात पहले कर लेते हैं, तो इसके बाद नागरिकता समाप्ति की बात करेंगे, कैसे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं जन्म के आधार पर। तो दोस्तों, एक इसमें ये कहा गया कि भाई जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। कब? 26 जनवरी 1950 से, और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म के आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। पहले क्या था कि जब एक आप जान लीजिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 और पहली बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ है 1986 में हुआ है। तो इसलिए कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय 1950 से और 1986 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। तो 86 से पहले क्या था कि जन्म के आधार पर नागरिकता थी। तो अगर आप भारत के किसी भी भूमि पर जन्म ले लिए हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इसका कुछ दुष्परिणाम हुआ कि जो विदेशी थे इसका लाभ उठाने लगे कि बाहर कहीं से भी आ गए भारत में घूमने के लिए, ताजमहल और लाल किला देखने के लिए, और यहाँ पे कुछ दिन रह गए और बच्चा पैदा हो गया तो भारत का नागरिक हो गया। तो बहुत ऐसा कई बार कंडीशन हुआ। अब बाहर से जैसे पाकिस्तान से मियाँ बीवी आए घूमने के लिए या यहाँ का घूमने के लिए आएंगे, अब मान लीजिए बच्चा पैदा करके चले गए तो वो भारत का नागरिक हो गया भैया। तो बाद में जो है सरकार सोची कि ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो 1986 में संविधान मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लेके आई कि भैया ये गलत बात है। हाँ, ये है कि भारत में वो बच्चे का जन्म है ठीक है, लेकिन उसमें जो है अगर उसका पिता जो है भारतीय है तो वो भारत का नागरिक होगा। तो फिर महिला का मतलब कि महिला में ये हुआ कि जो है खाली पिता ही होता है बच्चे का जो है, तो उसमें जो फिर संशोधन हुआ कि नहीं ठीक है माता या पिता दोनों लोग को मान लिया गया। तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो या दोनों भारतीय हो तब वो बच्चा भारत का नागरिक होगा। तो ये सबसे बेकार कानून बन गया था जन्म के आधार पर। वो बाद में सरकार सोची तो इस पे नियम कानून लेके आई कि नहीं जन्म के आधार पर तो होगा ठीक है, लेकिन भारत का माता या पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। और दूसरा है वंश के आधार पर। तो अब उस समय जब संविधान लागू हुआ 1950 में तो हम लोग थे नहीं, तो हम लोग को नागरिकता जो है वंश के आधार पर मिली है। मतलब वंश के आधार पे क्या है,
हमारे हमारे पिताजी यहाँ के नागरिक थे, अब उनके पिताजी नागरिक थे, तो एक वंश परंपरा चली जा रही है। तो ये हम वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया। जो कहा गया कि 1950 में अगर जिसका जन्म हुआ तो भारत का नागरिक, उस समय तो हम जन्म नहीं लिए थे, तो वंश के आधार पर हम तब बनाए गए, वंश के आधार पर भारत के नागरिक। तो भैया दूसरे पे वंश के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कैसे कि अगर कोई दादा, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी एक भारतीय है तो वंश के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 3 में कहा गया है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में क्या है कि अगर आप भारतीय मूल के हैं और आप विदेश में रह रहे हैं, अगर आपका बच्चा बालिग हो गया है, तो अगर वो चाह रहा है कि भारत की नागरिकता, मतलब भारत में हम रहें और भारत की नागरिकता प्राप्त करें, तो उसके लिए क्या है कि उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि विदेश में भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि शर्त में है कि माता पिता या दादा दादी और या नाना नानी में से कोई एक भारतीय है, तो उस बच्चे को भी भारतीय की नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वो जिस देश में हो। तो पंजीकरण के माध्यम से उसको मिलेगा कि यहाँ पे उसको 7 वर्ष रहना होगा और जो 22 भाषाएं हैं उस 22 भाषाओं में से एक भाषा पे उसको कमांड करना होगा, अच्छे से बोलना लिखना पढ़ना आएगा, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। 7 साल बाद रजिस्ट्रेशन करा के वो भारत का नागरिक हो जाएगा। और देशीकरण के आधार पर है कि कोई विदेशी अगर भारत का नागरिक बनना चाह रहा है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वो उसको जो है 12 साल देश में रहना होगा, वो भी जो है साहित्य कला विज्ञान में निपुण हो। उसके आधार पर वो 12 साल, अब तो 10 साल हो गया है, 10 साल भारत में निवास करके और रजिस्ट्रेशन करा के वो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये विदेशी व्यक्तियों के लिए है, ये जो है भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए है। पंजीकरण के आधार पर अगर कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर लिया है तो पंजीकरण के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि अब वो यहाँ पे आएगी तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण के आधार पर विदेशियों के लिए है। जो विदेशी अगर भारत की नागरिकता चाहता है, अगर साहित्य कला विज्ञान दर्शन में मतलब है, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। 10 साल रहकर रजिस्ट्रेशन कराकर वो देशीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अर्जित भूमि के मतलब है कि अगर भारत देश किसी विदेशी भूमि पर अधिग्रहण कर ले और वहां के क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये अर्जित भूमि पर, जैसे सिक्किम था पहले देश था, उसको जो है भारत में मिलाया गया, भारत देश में मिलाया गया, तो सिक्किम देश के जितने लोग थे भारत के नागरिक हो गए, तो वो अर्जित भूमि के माध्यम से हुए हैं। अब जो है आपकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, तो 3 आधार दिया गया है। 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे स्वेच्छा से त्याग, आप बालिग हो गए हैं और स्वेच्छा से अगर त्याग करना चाहते हैं कि भारत की नागरिकता हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं दूसरे देश में, तो ये आपकी स्वेच्छा से आप जा सकते हैं, भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। यहाँ पर ये नहीं है कि अमेरिका में भी नागरिकता ले ले, यहाँ भी नागरिकता ले ले, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वेच्छा से त्याग करने पर। बर्खास्तगी द्वारा कैसे है कि जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता ले लिए हैं और वहां पे चले गए, आप समझ लीजिए स्वेच्छा से त्याग करने वाले क्या होता है कि उनके नाबालिग बच्चों का भी नागरिकता समाप्त हो जाता है। और अगर वो बच्चा वहां चला गया है और बालिग हो गया, अगर 18 मतलब कि बालिग हो गया, 18 साल का हो गया, अगर चाहे तो भारत की नागरिकता वो ले सकता है। लेकिन जब नाबालिग है तो स्वेच्छा से त्याग करने वाले व्यक्ति के नाबालिग बच्चों का भी नागरिकता समाप्त हो जाता है।
बर्खास्तगी द्वारा। दूसरे देश की नागरिकता लिए, इधर से गए, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे देश की नागरिकता लिए, इधर से बर्खास्त। ये तो स्वेच्छा से आप त्याग करेंगे, लेकिन आप दूसरे देश की अगर नागरिकता ले रहे हैं तो इधर से आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे, आपकी नागरिकता इधर से समाप्त हो जाएगी। और एक तीसरा है वंचित करके। वंचित करके मतलब जबरदस्ती आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। कैसे छीन ली जाएगी? जैसे आप जो है किसी दूसरे देश की जिंदाबाद वाह वाह कर रहे हैं और सरकार को ठीक नहीं लगा तो आपकी नागरिकता जा सकती है। राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं, अगर सरकार चाहे, गृह मंत्रालय चाहे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो वंचित करके आप जिसे शत्रु देश का सहयोग कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। और जैसे कोई विदेशी मेहमान आया है उसका आप अपमान कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, वंचित कर दिया जाएगा, आपको इस देश की नागरिक नहीं है आप। हाँ, नागरिकता आपकी छीन ले जाएगी कि आप देश में रह सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी, आप कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये आपका जो है वंचित करके नागरिकता छीनी जा सकती है। इस प्रकार से आपका भाग 2 खत्म। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है और इसमें मैं आपको जो है जो अभी इसमें, हाँ एक चीज और देख लीजिए कि इसमें जो है कितने संशोधन हुए हैं। नागरिकता अधिनियम में कितने संशोधन हुए हैं? तो 6 संशोधन हुए हैं। नागरिकता अधिनियम में संशोधन, पहला संशोधन हुआ था 1986 में, नागरिकता संशोधन। नागरिकता संशोधन पहला संशोधन आपका 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, तीसरा संशोधन 2003 में, आपका चौथा संशोधन 2005 में, और इसके बाद आपका 5वां संशोधन 2015 में, और 6वां संशोधन आपका ये 2019 में हुआ है। 1 2 3 4 5 6 ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अभी ये हाल में हुआ है। और इसमें जो सीएबी और सीएए है उसको जो है, अब वीडियो लंबा हो रहा है, अब अगले वीडियो में आपको सीएए और सीएबी के बारे में बताऊंगा क्या था और क्या बवाल हुआ। अब इसको आप याद कर लीजिए, 6 संशोधन 1986, 1992 और 2003, 2005, 2015 और 2019, ये आपका 6वां संशोधन हुआ जिसपे अभी हाल ही में बवाल हुआ, बहुत जबरदस्त बवाल हुआ। अब इस पे जो है सीएए क्या है उसके विषय में अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।